गुड मॉर्निंग। मैं अनुभा गुप्ता, LBS कॉलेज कोटपुतली। आज का हमारा विषय है क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत। क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत स्टार्ट करने से पहले हम डी ऑर्बिटल्स की शेप और उनका ओरिएंटेशन देखेंगे, क्योंकि इस सिद्धांत में इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर 5 डी ऑर्बिटल्स हैं। इन 5 में से 4 डी ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जो कि डबल डम्बल शेप हैं। नीचे के 3 ऑर्बिटल डी वाई जेड देख रहे हैं, डी जेड एक्स और डी एक्स वाई। डी वाई जेड ऑर्बिटल के अंदर जो लोब्स हैं वो वाई और जेड एक्सिस के बीच में है। डी एक्स वाई के अंदर जो लोब्स हैं वो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में है। डी एक्स वाई के अंदर जो चारों लोब्स हैं वो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में। इसका मतलब जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं इनमें लोब्स बिटवीन द एक्सिस है। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के अंदर जो लोब्स हैं वो एक्सिस पर हैं, वो एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर है। फिफ्थ ऑर्बिटल जो कि डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है, इसकी शेप बाकी 4 ऑर्बिटल से अलग है। इसमें एक डंबल है जो कि जेड एक्सिस पर है और एक्स और वाई प्लेन में एक रिंग है। जिसे आप देख रहे हैं चारों तरफ एक रिंग बनी हुई है। डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल को मान सकते हैं कि डी जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर तथा डी जेड स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कॉम्बिनेशन है। इसीलिए जेड एक्सिस पर जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं जो डी ऑर्बिटल है 5 हैं और इनका ओरिएंटेशन इस तरह से है। अब हम बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत की। क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत दिया गया वॉन मिलिक और ब्रैथे के द्वारा, और ये दिया गया है मॉडल एक्सप्लेनिंग बॉन्डिंग फॉर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया। हमने देखा था कि CFT के अंदर उसकी काफ़ी कमियां थी, जिनके बेस पर हम कंपाउंड्स के कलर, स्पेक्ट्रा और भी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। इसीलिए ये सिद्धांत दिया गया है। ये सिद्धांत फर्स्ट टाइम अप्लाई किया गया था क्रिस्टल के ऊपर। सीधे आयनिक क्रिस्टल पर इसको अप्लाई किया गया, देखा गया उसके ऊपर। इसलिए इस सिद्धांत को हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो इंट्रैक्शन है मेटल और लिगेंड के बीच में वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक से मतलब है कि उसमें स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है। इस स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण ही बॉन्ड बन जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्योंकि मेटल और लिगेंड पर दोनों पर ही जो है चार्जेज हैं या उन पर आवेश रहता है। इसलिए जो बॉन्ड है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बॉन्ड 100% आयनिक है, उसमें कोवलेंट करैक्टर नहीं होता। इस सिद्धांत के अंदर ये माना गया कि जो लिगेंड है वो पॉइंट चार्ज है। द इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन द लिगेंड्स आर व्यूड एज पॉइंट चार्ज, पॉइंट नेगेटिव चार्ज या पॉइंट चार्ज उनको माना गया। लिगेंड न्यूट्रल हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, चार्ज हो सकते हैं। यदि वो चार्ज हैं तो पॉइंट चार्ज है, और यदि न्यूट्रल हैं तो उनको डाइपोल मानते हैं। और लिगेंड हमेशा मेटल के पास अपने नेगेटिव एंड की तरफ से जाता है। जब मेटल के पास लिगेंड आता है तो उनमें लिगेंड मेटल के ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स में जो डी इलेक्ट्रॉन्स है मेटल के, उनमें इंट्रैक्शन होता है। और इस इंट्रैक्शन के कारण मेटल के डी ऑर्बिटल्स की जो है स्प्लिटिंग हो जाती है, उनका विभाजन हो जाता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर ऑर्बिटल्स का विभाजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो इस थ्योरी के अंदर भी हम लिगेंड की नेचर को इग्नोर करते हैं। मतलब लिगेंड की नेचर कैसी है, उसी तरह से कौन सा ऑर्बिटल काम है, हम इस चीज़ को कंसीडर नहीं करते। और कोवलेंस बॉन्डिंग इज इग्नोर्ड। इसके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग को कंसीडर नहीं किया गया है। अगेन मैं कह रही हूँ, बॉन्ड 100% आयनिक
माना गया है। अब स्प्लिटिंग की बात हम जो स्प्लिटिंग हम कहते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है स्प्लिटिंग के अंदर जो स्प्लिटिंग होगी वो डिपेंड करेगी ज्योमेट्री पर, स्प्लिटिंग कैसी हो और किस तरह से होगी, ये ज्योमेट्री और नेचर ऑफ मेटल और लिगेंड पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल ले लिया सिंपल सा, ऑक्टाहेड्रल के लिए हम बता रहे हैं। कुछ केसेस के अंदर इन सम टेक्स्ट एंड आर्टिकल्स द गैप्स इन द ऑर्बिटल इज असाइन्ड ए वैल्यू ऑफ 10 डिग्री। हमने देखा है कि यहाँ बता रहे कुछ ऑर्बिटल्स में जो स्प्लिटिंग होगी तो स्प्लिटिंग की जो गैप होगा, विभाजित कक्षकों में जो ऊर्जा का अंतर है, उससे हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और उस गैप एनर्जी को हम कहते हैं, जो गैप होगा उसको हम शो करेंगे 10 डिग्री। तो यदि स्प्लिटिंग के बाद जो स्प्लिटेड ऑर्बिटल के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, ऊर्जा का अंतर है, उससे हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहेंगे और इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं 10 DQ या डेल्टा से। ऑक्टाहेड्रल के अंदर ये जो गैप है, जो कुछ एनर्जी ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होगी और कुछ की ज़्यादा होगी। जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होती है वो होती है 4 DQ कम हो जाती है एवरेज एनर्जी से, और कुछ ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ती है, वो 6 DQ एनर्जी बढ़ जाती है। लेकिन टोटल एनर्जी चेंज वही रहता है। जो टोटल एनर्जी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं रहेगी, जिसे हम कहते हैं वेरी सेंटर पॉइंट। तो टोटल एनर्जी चेंज जो है नेट 0 रहता है। जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, वो जो गैप है वो निर्भर करेगा मेटल और लिगेंड के ऊपर। अब यहाँ हमने एक एग्जांपल ले लिया है कि हम किस तरह से स्प्लिटिंग हो रही है इसमें। मेटल आयन जब अकेला है तो उसके जो ऑर्बिटल्स है, फ्री मेटल आयन है, जब उसके पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बिल्कुल बराबर है, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन ये हम दिखा रहे हैं यहाँ पर एनर्जी गैप बिल्कुल बराबर है। लेकिन यदि हाइपोथेटिकल फील्ड मानते हैं हम स्फेरिकल फील्ड, यदि स्फेरिकल फील्ड होती मेटल के चारों तरफ, तो जो डी ऑर्बिटल हैं वो बराबर प्रतिकर्षित होते और उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। लेकिन बढ़ने के साथ साथ उनकी एनर्जी बिल्कुल बराबर रहती है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डीजेनरेट रहते हैं, समभ्रंश ऑर्बिटल है स्फेरिकल फील्ड में भी, और जब मेटल फ्री है। लेकिन यदि ऑक्टाहेड्रल फील्ड लगा रहे हैं मेटल के चारों तरफ लिगेंड जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर हैं, तो उस कंडीशन में जो डी ऑर्बिटल जिनके जो हैं DXY, DYZ और DZX, ये कम प्रतिकर्षित होते हैं और इनकी एनर्जी जो है स्फेरिकल फील्ड में जब लिगेंड है उनकी एनर्जी से कम हो जाती है। और DZ², X² एंड Y² की एनर्जी इस वेरी सेंटर जो पॉइंट है इससे 6 DQ बढ़ जाती है। तो हर ऑर्बिटल की एनर्जी -4 DQ घट रही है और इन दो ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ रही है। नीचे वाले ऑर्बिटल को हमने T2G कहा है और ऊपर वाले ऑर्बिटल को कहा है EG। T2G का मतलब है 3 ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी बिल्कुल बराबर है, 3 ऑर्बिटल्स। EG का मतलब E का मतलब है 2 ऑर्बिटल्स, 2 ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी बिल्कुल बराबर है। और T2G और EG में जो एनर्जी डिफरेंस है वो बराबर है डेल्टा के या 10 DQ के। जब हम तो इस तरह से जो स्प्लिटिंग है वो ज्योमेट्री पर निर्भर करेगी। अब यदि इन स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स में हम इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स भरने के कारण कुछ ऊर्जा निकलेगी, जिसे हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो इस तरह से जो ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेस पर हम कॉम्प्लेक्स के कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी को हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जो CFT है बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे हम काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं। और मेन इम्पॉर्टेंट जो स्पेशल चीज़ इसमें है इसकी डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे डिफरेंट ज्योमेट्री के लिए जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी स्प्लिटिंग कैसे होगी। थैंक